उसको हैक करना लगभग असंभव है, क्योंकि उन हजारों कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ब्लॉकचेन यही है। ये मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया। अब ब्लॉक क्या है? इसमें ट्रांजैक्शन टाइम प्रीवियस ब्लॉक का, जो जैसे एक डेटा है, अब दूसरा लेन देन होगा तो दूसरे में भी सेम डेटा चला जाएगा, है ना। तो ये ब्लॉक्स नए नए बनते जाते हैं और वो लगातार चेन से जुड़ते जाते हैं, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। अब हैश क्या होता है? तो जो ब्लॉक बनता है उसमें पिछला का प्रिंट, यानी उसके अंदर जो भी डाटा है वो दूसरे में भी सेम प्रिंट हो जाता है, इसी को हैश कहते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हजारों कंप्यूटर में चले जाते हैं और वो जो भी नए ट्रांजैक्शन होंगे वो सभी को दिखेंगे और पुराना ट्रांजैक्शन को कोई मिटा नहीं सकता है। और इसमें जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं वो हमको हमारे पास सुरक्षित रहते हैं और वो कई कंप्यूटर में रहते हैं, इसलिए और सभी को ये दिखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये सारा चीज को, अब जैसे क्रिप्टो की बात करें, जो आजकल डिजिटल एसेट हैं और क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह हैं, उसको रखने के लिए एक जगह होती है जिसको वेलेट यानी पर्स है ना, पैसे रखने के वेलेट, पर्स बोलते हैं वेलेट को। तो उसी टाइप से वेलेट ऐसी पैसे रखने की जगह है जिसमें आपकी डिजिटल की रहती है, आपको 12 अंक का की मिलेगा, है ना, और वो एसेट आपके वॉलेट में सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे एटीएम कार्ड पैसा बैंक में रहता है, लेकिन कार्ड से हम पैसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम अपने वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं, और जब तक आपके वॉलेट में जो भी एसेट है तब तक उसके आप ही मालिक हैं। सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रल अथॉरिटी आपके ही पास है। ठीक है दोस्तों। अब पब्लिक की क्या है और प्राइवेट की क्या है ना। अब पब्लिक की जैसे अकाउंट नंबर है ना, प्राइवेट की पब्लिक की आपका अकाउंट नंबर, और प्राइवेट की आपका पिन। तो हम लोगों का प्राइवेट की क्या है दोस्तों? जो 12 अंक की मिलता है वो अपना प्राइवेट की है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने नियम खुद लागू करता है, किसी शांत की जरूरत नहीं होती है ना। यानी कि जो भी कोडिंग की भाषा में लिखी जाती है, प्रोग्रामर लोग, डेवलपर लोग जो प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो उसमें प्रोग्राम बना दिया जाता है कि अमुक घटना घटेगा, ए घटना घटेगा तो बी घटना घटेगा, बी के बाद सी घटेगा, ऐसा उसमें प्रोग्रामिंग करके रख दिया जाता है जो ऑटो मोड में रन करते हैं, है ना। इसमें किसी ह्यूमन बॉडी की कोई जरूरत नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ब्लॉकचेन पर चलने वाला डिजिटल मनी, है ना। सिंपल वे में ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन डेटा संग्रहित करने का जगह है। तो ब्लॉकचेन में चलने वाला डिजिटल मनी, जैसे कि अपना बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना, अपना लॉन्गिनस, है ना। अब इसमें गैस फी क्या होता है? तो ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन करने की फीस को गैस फी कहते हैं। जैसे हम लोग बैंक में लेन देन करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट कटता है बैंक में, उसी प्रकार से इसमें भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ % बहुत ही मिनिमम फीस लगता है, जिसको गैस फीस कहते हैं। अब माइनिंग क्या है? बिटकॉइन जैसी कुछ ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स बनाने और ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने की प्रक्रिया, जिसके बदले में वेरीफाइड करने वाले को रिवार्ड मिलता है, उसे माइनिंग कहते हैं, है ना। जैसे बहुत जो गणितीय पजल को हल करना पड़ता है
तो उसका जो आंसर पहले देगा उसको सबसे पहले रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड के तौर पे वही पर्टिकुलर कॉइन या टोकन्स मिलते हैं, उसी को माइनिंग कहते हैं। माइनिंग के भी दो प्रकार हैं, POW प्रूफ ऑफ वर्क का और POS प्रूफ ऑफ स्टेक, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेकिंग क्या है? कॉइन्स को नेटवर्क की सुरक्षा के लिए लॉक करना, बदले में रिवार्ड मिलना, जैसे कि हमको अपने लॉन्गिनस में मिलता है रिवार्ड के रूप में, है ना। या अपने बैंकिंग की भाषा में जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं, जिस पर हमको ब्याज मिलता है, वैसे ही कुछ ब्लॉकचेन में स्टेकिंग पर रिवार्ड मिलता है। चुपचाप धर दे और साइड ले वो भर दे और अब मैं आगे के ये मैं समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Web3 के बारे में ये मैंने बता चुका हूँ। क्रिप्टो टोकन वॉलेट के बारे में बता चुका हूँ। हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, है ना, यानी कि बिना बिचौलिए के, बिना बैंक के फाइनेंस सर्विस, इसी को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बोलते हैं। जैसे लोन, सेविंग, ट्रेडिंग, यील्ड फार्मिंग इत्यादि सभी चीज इसमें भी होते हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से होते हैं। और जो मैंने पहले बताया कि ऑटो मोड में चलने वाला, जिसको चलाने के लिए जरूरी होता है जो कोडिंग की भाषा में लिखे गए नियम कानून होते हैं, उसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसी के द्वारा वो प्रोग्राम ऑटो मोड में चलते रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यूनिसेफ, अवे, कंपाउंडिंग कर्व, ये सब है ना। और इसके मुख्य लाभ है कि ओपन पारदर्शी रहते हैं, इसमें किसी की थर्ड पार्टी की अनुमति की जरूरत नहीं है, और 24/7 ये लगातार चलते रहता है। अब इसमें और एक शब्द सुनने को मिलता है, NFT, नॉन फंजिबल टोकन, है ना। हर NFT यूनिक और अनोखा होता है। इसको अपन सिंपल वे में समझने के लिए जैसे कि मान के चलिए डिजिटल आर्ट, गेम, आइटम, म्यूजिक कलेक्टिव के लिए भी ऑनरशिप प्रूफ ब्लॉकचेन पर होता है ना। जैसे इसको अपन सिंपल वे में समझने के लिए, चुनाव टाइम में PM मोदी जी गए थे कोलकाता, तो एक भेलपुरी खाए थे, है ना। 10-20 रुपये का भेलपुरी खाए थे। अब उसको लोग लाखों करोड़ों में उसी पैसा को उसको मांग कर रहे हैं, है ना। जैसे स्टार लोगों का कोई पोस्टर बिकता है या कोई भी कपड़े वपड़े बिकता है, तो वो यूनिक हो जाता है ना। की बोली लगती है, बहुत रेट हो जाता है उसका, तो इसी को मतलब नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं, NFT। अब इसमें जो ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी और रिस्क क्या हो सकते हैं, है ना। तो जो हमको वॉलेट बनाते समय 12 अंक का की मिलता है, उसको किसी से शेयर ना करें, है ना। केवल वेरीफाइड वेबसाइट और ऐप का ही उपयोग करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि केवल लिंक क्लिक करने पर पे वो हम लोगों का Web2 के ऐप से हैक हो जाते हैं। फेक लिंक और स्कैम से सावधान रहें, और अपने खुद के डू यू नो ऑन रिसर्च, अपने खुद के रिसर्च पर ही ट्रांजैक्शन करें। पहले छोटे से ट्रांजैक्शन टेस्ट करें, ठीक है दोस्तों। अब इसके यूज केस क्या है ना, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे तो बिना यूज केस के उसको हम नहीं करेंगे, है ना। तो इसका यूज केस है आपका गेमिंग में, डेफी में, NFT और आर्ट में, है ना, सप्लाई चेन में, डिजिटल आइडेंटिफाई में, और सोशल एफआई और कई प्रकार के चीजों में Web3 का उपयोग होता है। अब आपने देख लिया है Web3 की खास बातें क्या होती है ना। रिवीजन कर लेते हैं। ये डिसेंट्रलाइज होता है ना, पारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, सुरक्षित होता है, और यूजर का स्वामित्व होता है। हम लोग इसके सेल्फ कस्टोडियन है, और ओपन और बिना परमिशन के
हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हमारे जो सर ब्लॉकचेन, डेप, एनएफटी, डेफी, दाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कम्युनिटी जो इस टाइप के प्रोग्राम या प्रोटोकॉल को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाती है और उसे ब्लॉकचेन पर रन कराती है ना। उसी को दाओ बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पहले बताया कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। ये डिजिटल वही खाता है ना। एक ब्लॉक, एक का डाटा दूसरे से जुड़ते जाता है और उसका चेन बनते जाता है और ये हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसीलिए यही कारण है कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना लेयर 1, लेयर 2 के जितने भी कॉइन्स टोकन्स हैं वो लगातार चल रहे हैं और आगे जनरेशन तक चलते रहेंगे, है ना। और पारदर्शी और सुरक्षा, है ना। ये सारा चीज को मैंने समझा दिया हूँ। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? कोई व्यक्ति क्रिप्टो या टोकन्स भेजता है ना, और उसको नेटवर्क के द्वारा जांच करके सत्यापन करते हैं, है ना। तो उसका एक ब्लॉक बनते जाता है, ब्लॉक एक दूसरे से मिल करके चेन बनते जाता है, ब्लॉकचेन ये जुड़ते जाता है। इसको समझा चुका हूँ मैं। अब ब्लॉकचेन के प्रकार ये कितने टाइप से हैं दोस्तों? पहला है पब्लिक ब्लॉकचेन, है ना। इसमें कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी खरीद सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपना मेन मदर करेंसी बिटकॉइन है ना, इथेरियम है। दूसरा है प्राइवेट ब्लॉकचेन, केवल अनुमति प्राप्त लोग ही जुड़ सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट होता है ना। किसी कंपनी या निजी नेटवर्क का वो होता है या उससे संबंधित लोग ही उसमें प्राइवेट ब्लॉकचेन में जुड़ पाते हैं। तीसरा है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। जैसे कई निजी संस्थाएं हैं, है ना, बड़े बड़े कंपनीज हैं और वो संस्थाएं मिलकर इसको संचालित करती हैं। चौथा प्रकार जो आपका है मिक्स वाला हाइब्रिड ब्लॉकचेन, है ना। इसमें पब्लिक और प्राइवेट का मिश्रण करके जो ब्लॉकचेन बनता है या बनाया जाता है उसको हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहते हैं। तो ये मैंने 4 प्रकार के ब्लॉकचेन आपके पास रखे। अब इसका उपयोग मैंने पहले भी बताया हूँ, है ना। क्रिप्टो करेंसी, डेफी, एनएफटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ट्रेडिंग में, डिजिटल वोटिंग में, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन में और हेल्थ केयर, बहुत सारी चीजें अभी सब क्षेत्र में ब्लॉकचेन का उपयोग होने वाला है। ये हम लोग फ्यूचर अब ब्लॉकचेन की, हाँ ये इसको तो मैंने समझा चुका हूँ। ब्लॉकचेन की मुख्य विशेषताएं, सबसे बड़ी 5 खास बातें हैं ब्लॉकचेन की। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होता है, किसी एक व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण इसमें नहीं होता है, इसी को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। दूसरा ट्रांसपेरेंट होता है, सभी रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन उसमें होते हैं वो पब्लिक ब्लॉकचेन में। अब सुरक्षित डेटा क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित रहता है, अपरिवर्तनीय। एक बार जो ऐड हो जाए या ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसमें बदलना बहुत कठिन होता है और ये 24/7 लगातार चलते रहता है। अब जैसे हम लोगों का जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम है ना, बैंकिंग सिस्टम है और अपना डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, 2 अलग अलग सिस्टम हैं। आपके पैसों या आपके एसेट को ये कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं।
तो पारंपरिक जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें नियंत्रण देखें, कंट्रोल बैंक, सरकार और संस्थाएं आपके पैसे के और डेटा को नियंत्रित करती हैं। जैसे हम लोग सारे पब्लिक, हम लोग बैंक के लिक्विडिटी प्रोवाइडर है ना, हम उसके बैंक में लेन देन करते हैं और बैंक के ऊपर में क्या रहता है उसका आज तक हमने हमारे जो शहर के स्टेट बैंक या जो भी बैंक में हम लोगों का खाता है वहां पर हम बैंक में कितना पैसा है अब कभी नहीं जान पाए, ना आगे भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो उसको जानने का अधिकार केवल वहां के मैनेजर को है ना। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, इसमें आपके पैसे का, आपका या एसेट का पूरा नियंत्रण कोई बैंक या सरकार का नियंत्रण नहीं करती, है ना। इसमें कोई भी एसेट या लिक्विडिटी को हम ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था बैंक, सरकार और संस्थाएं आपके पैसे और डेटा को नियंत्रित करते हैं, है ना। बैंक ऊपर में आरबीआई रहता है, आरबीआई के ऊपर में आईआरडीए और ऊपर में गवर्नमेंट, यानी एक ह्यूमन बॉडी कंट्रोल कर रहा है। और जब जैसे मान के चलिए कि 2000 का नोट बंद बोलने से फिर आपके पास जो भी एसेट रहेंगे वो कागज माने जाएंगे, क्योंकि उसका सारा कंट्रोल आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट के पास है ना। तो इसमें सारा नियंत्रण सेंट्रलाइज में एक ह्यूमन पर्सन या एक के कंट्रोल में रहता है, सेंट्रलाइज होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आपके पैसे पर आपका पूरा नियंत्रण होता है ना, आप ही मालिक होते हैं, कोई बैंक या सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस किसी भी सरकार या देश कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। दूसरा है आपका मिडिल मैन। हम लोग लेन देन जो करते हैं, लोन ट्रांसफर, है ना, इसमें थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। जैसे हम लोग बैंक जाते हैं तो हमारा पैसा है, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी, उसका मिडिल मैन मतलब रहता है ना। और इसमें मध्यस्थता, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं है, जो भी सारा काम होना है सीधा होना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, है ना। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा में आपका टाइम, बैंकिंग जो सर्विस है सीमित समय में मिलती है। हमको 11 से लेकर 4 के बीच में लंच टाइम भी रहेगा। बैंक के कामकाजी समय पर निर्भर, जो मैंने बताया। इसके अलावा आपको जो भी वीकेंड रहेंगे, है ना, उसमें भी आपका वर्क मतलब बाधित होता है। जबकि इसमें समय की कोई ये नहीं है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, 24x7, है ना, साल के 365 दिन कभी भी कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। और पारदर्शिता, जैसे लेन देन और चार्ज पूरी तरह पारदर्शी नहीं होते हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है, हमने जमा किया उस पैसे का वो लोग क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता होता है ना। और यहाँ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में सभी लेन देन ब्लॉकचेन पर सार्वजनिक और पारदर्शी होते हैं, कोई छुपी हुई फीस नहीं होती है ना। फीस चार्ज की बात करें, है ना, बैंक विभिन्न प्रकार के चार्ज और छुपी हुई फीस लेते हैं। कम मिनिमम अपना अकाउंट में रखेंगे उसका भी फीस चार्ज होता है, और कुछ और हिडन चार्ज लगते हैं जो हमको आज तक नहीं पता है। और इसमें फीस कम और पारदर्शी होते हैं। बाकायदा आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको कितना परसेंट कट रहा है, क्या हो रहा है, तो सारा मतलब वहीं पर आपको दी जाएगा। उसके बाद ही आगे ट्रांजेक्शन की प्रोसेस लागू होती है। पहुंच की बात करें, बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी, है ना, डॉक्यूमेंट और न्यूनतम बैंक बैलेंस की आवश्यकता होती है। हर बैंक का अपना अपना सिस्टम होता है, किसी में कितने से खाता खुलता है, किसी में कितने से खाता खुलता है। तो इसमें और केवाईसी मैंडेटरी होता है ना। और इसमें देखा जाए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपको अपना वॉलेट चाहिए, है ना।
कि दुनिया में कहीं भी कोई भी एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 7वें पॉइंट पे। इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं सेंट्रलाइज अपना बैंकिंग में। तो बहुत ही सीमित उत्पाद होते हैं, जैसे अपना सेविंग हो गया, है ना, जो चालू खाता हो गया, एफडी हो गया, लोन या फिर इंश्योरेंस सुविधाएं भी मतलब होती है ना। और इसमें देखा जाए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आपका तो कई प्रकार के हैं, है ना, लेंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग, फील्ड फार्मिंग, डेक्स इंश्योरेंस, एनएफटीज लोन आदि। यानी सेंट्रलाइज से कुछ ज्यादा ही है, जिसको अपने को लगातार सीखते रहना है। अब 8वां, जियोग्राफिकल लिमिट, भौगोलिक सीमा की बात करें तो इसमें विदेशी लेन देन में अधिक समय और अधिक शुल्क लगता है ना। और इसमें बात करें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में तो इसमें कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। दुनिया में कहीं भी तुरंत लेन देन आप ट्रांजेक्शन 1 क्लिक में आप कर सकते हैं। डेटा और गोपनीयता, प्राइवेसी की बात करें तो सेंट्रलाइज में आपका डेटा संस्थाओं के पास संग्रहित और नियंत्रित होता है ना। और इसमें आपकी पहचान और डेटा सुरक्षित रहती है सेंट्रलाइज में, सॉरी डिसेंट्रलाइज में आपका डेटा आप ही के नियंत्रण में होता है। 10वां पॉइंट की बात करें रिस्क और जोखिम की, तो बैंक फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, आपके खाता को फ्रीज कर दिया जाता है, नीतियों में बदलाव का असर पड़ता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड और ब्लॉकचेन सुरक्षित होते हैं, है ना। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट जोखिम मौजूद है, इसलिए अपने रिसर्च के अनुसार ही अपना निवेश करें या कहीं भी आप निवेश करते हैं तो अपने रिसर्च के अनुसार निवेश करना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है, हम लोग एजुकेशन पर्पस पे ये मैं पीडीएफ आपके पास शेयर किया। अब समराइज करेंगे तो पारंपरिक बैंकिंग या सेंट्रलाइज बैंकिंग किसके लिए उपयुक्त है। इन्हें सादगी और परंपरागत सिस्टम पर भरोसा है ना। जो नए टेक्नोलॉजीज को नहीं जानते हैं, नहीं सीखना चाहते, उनके लिए ये सुलभ है। जो बैंक की सहायता और सुरक्षा चाहते हैं, जिन्हें सीमित सेवा और स्थिर विकल्प चाहिए, तो वो सेंट्रलाइज बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए जो वित्तीय आजादी और नियंत्रण चाहते हैं और जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाते हैं, नए नए चीजों को सीखते हैं और दुनिया से 4 कदम आगे रहना चाहते हैं, वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जो ग्लोबल, तेज, पारदर्शी और ओपन सिस्टम चाहते हैं, है ना, जिसमें सारा कंट्रोल आपका हो, तो आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को आप चुन सकते हैं, है ना। और समझें, शोध करें, सुरक्षित रहें और सही निर्णय लें। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताया, लगभग 10 पॉइंट, है ना। ये आपका डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज व्यवस्था का। तो दोस्तों मेरा आज का शेयरिंग यहीं तक था, है ना। और हम लोग सेफ, स्मार्ट और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो गवेल सर, मेरा शेयरिंग यहीं तक था आज। जी सर, जी सर। मैं अपना स्क्रीन शेयर। देखिए दोस्तों, अभी टीकाराम जी जो बता रहे थे, अपना बेसिक चीज को आज पूरा कवर किए हैं टीकाराम जी, है ना। और देखिए यहाँ अभी मैं देखा हूँ कई अदर टीमों में
मतलब कुछ चीज है, कुछ मतलब सावधानियां बरतने के लिए है। जैसे अभी टीकाराम जी भी उनको बता रहे थे, जैसे क्या होता है, कोई भी मतलब अपना सुरक्षा की फेस, ठीक है, कभी भी किसी का वायलेट बनाते कोई आदमी आदमी से ही जुड़ता है और कंपनी से नहीं जुड़ता। तो अपने को क्या करना है, पहले सबका सम्मान करना है और सबका जिसका भी आप वॉलेट लगवा रहे हैं उनका की को उन्हीं के हाथों से लिखवाएं और सेफ लिखवाएं, बार बार समझा के लिखवाएं कि मैं कि अपना मैं सीट पैसा है आपका, यही आपका पूंजी है, ऐसे करके उसको साफ उसको सब बोल के लिखवाएं और दूसरे का फोटो खींच के ना रखें। थोड़ा सावधानियां बरतें क्योंकि बहुत सारा शिकायत आ रहा है, बहुत दूसरे टीम में हो रहे हैं ना, ऐसा ऐसा ना हो, मेरा ये मतलब अनुमान है ना। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा टीकाराम जी, आज का बेसिक चीज था आज, है ना, जो नए लोगों के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है ना, और बैंक में मतलब है ना, बैंक के बारे में बताए, है ना, ब्लॉकचेन के बारे में बताए, है ना, बहुत बेहतरीन रहा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों ये बात को ध्यान रखें और काम करें, आगे बढ़े। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से यही बोल के अपना वाणी विराम लेते हूँ। धन्यवाद। चाचा सुन, तो काम कर भाई।